अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट्स, यकीनन आप खैरियत से होंगे। हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी, प्रोटॉन की डिस्कवरी पढ़ी। इन दोनों की खूबियाँ 1895 तक 1895 तक मुकम्मल तौर पर दरियाफ्त हो चुके थे। लेकिन यकीन मानिए कि 1932 तक एक बंदा था जिसने 1920 में पेशीनगोई की एक नए पार्टिकल के बारे में। लेकिन वैसे 1932 तक यही कंसीडर किया जाता था बड़े लेवल पे, ज़्यादातर यही सोचा जाता था कि जनाब 2 ही चीज़ें हैं एटम के अंदर, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा प्रोटॉन। यही 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स हमें पता थे। लेकिन हुआ क्या कि 1920 में रदरफोर्ड ने प्रेडिक्शन की कि जो मास है, जब उसकी बात की जाती है, तो वो अकेले प्रोटॉन से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अब प्रोटॉन के बारे में पता था, इलेक्ट्रॉन के बारे में पता था। 1920 के अंदर करीबन रदरफोर्ड ने ये प्रेडिक्शन पेश की थी। फिर एक 1932 के अंदर 1932 के अंदर एक बंदा आया जिसका नाम था चैडविक, जेम्स चैडविक, जिसने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। मतलब इसका इंट्रो ये है कि इन 1932 1932 के अंदर इसकी डिस्कवरी हुई है। किसने की है? बाय जेम्स चैडविक। इस शख्सियत ने इसके बारे में दरियाफ्त की, इसके बारे में बात की। कैसे दरियाफ्त की, आइए देख लेते हैं। डिस्कवरी देख लेते हैं कि कैसे उसने इसकी दरियाफ्त की। उसने क्या किया, एक ब्लॉक लिया, लेड का ब्लॉक ले लिए। इस ब्लॉक के अंदर, ताकि कहीं और शुआएं ना जा सके, यहां पे एक सोर्स रख दिया है। लेट्स सी, दैट इज द पोलोनियम। रेडियो एक्टिव है, शुआएं खारिज करता है। शुआएं खारिज करेगा, इसके अंदर से पार्टिकल्स निकलेंगे। दीज आर एक्चुअली हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, मतलब अल्फा पार्टिकल्स हैं। अल्फा पार्टिकल्स को मैं यूं भी कह सकता हूं डबल प्लस, या यूं भी कह सकता हूं 2 पॉजिटिव। क्या मतलब, ये हीलियम के न्यूक्लियाई हैं। हीलियम के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद ना हो तो एक्चुअली वो क्या है, अल्फा पार्टिकल्स होंगे। इसके अंदर उतना ही मास है जितना अल्फा पार्टिकल्स का मास है। अब ये जो अल्फा पार्टिकल्स आएंगे, उसने क्या किया, बेरिलियम ले ली, इसके ऊपर टकराया, तो इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकले। कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकले कि जब उनके सामने डिटेक्टर रखा गया, डिटेक्ट करने वाला, चार्ज डिटेक्ट करने वाला, आपने इसमें डिवाइसेस के नाम पढ़े हैं। जब ये डिटेक्टर ने देखा कि मोहतरम, इसके अंदर तो कोई वोल्टमीटर के अंदर कोई इसके अंदर वोल्टेज नजर ही नहीं आया, करंट नजर ही नहीं आया, चार्ज नजर ही नहीं आया। मतलब इनके आगे जाके टकराने पे ये शुआओं के अंदर हमने देखा कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। मतलब इस डिटेक्टर के अंदर कोई डिफ्रैक्शन नहीं हुई, नीडल ने कोई डिफ्रैक्शन शो नहीं की, जिससे पता लगा कि ऐसे पार्टिकल्स अंदर से निकले हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है, न्यूट्रल पार्टिकल है, दैट इज वाई उसने इनका नाम क्या रख दिया, न्यूट्रॉन रख दिया। क्या किया उसने? उसने हीलियम मतलब अल्फा पार्टिकल दिए। एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। मास कितना होता है? 4 होता है। किसके अंदर टकराए? बेरिलियम के अंदर। हाँ, बेरिलियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, और इसका मास कितना होता है? 9। ये अगर एटॉमिक नंबर आपको ना याद आए तो मेरा वो लेक्चर आप सुन लें, पीरियोडिक टेबल टोटका वाला, आपको मिल जाएगा। मैं वैसे आपको हल्का सा तारुफ करवा देता हूँ कि जैसे कि आपने पीरियोडिक टेबल ये पढ़ा हुआ है, हाली ने की रब से फरियाद, और ये दूसरी लाइन क्या थी? बी मज का सर बड़ा वो, ये इसके आगे फरियाद। हाँ, बहरहाल ये आप वो लेक्चर सुन सकते हैं तफसील से। मैं फिर से हल्का सा सिर्फ तारुफ करवा रहा हूँ आपको। टॉमिक नंबर मैंने बताया हुआ, याद करने का तरीका है 2, 8, 8, 18, 18, 32।
2, 8, 8, 18, 18, 32। ये बड़ा जबरदस्त टूट गया है। पहले का एटॉमिक नंबर तो आपको आता है ना 1, तो इसमें बस ये जमा करते जाना है बस। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 और 8 कितना होता है 11, 11 और 8 कितना होता है, अच्छा ये तो 19 होता है, 19 और 18 कितना होता है, ये तो 37 होता है, 37 एंड सो ऑन, 55 कर लिया एंड सो ऑन। अच्छा 3 के बाद क्या आएगा 4 आएगा, जबरदस्त। इसका मतलब हमें पता लगा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4 है। आपको तीसरी लाइन में मैंने आपको याद करवाई हुई है, भाई से नो फ्रेंडशिप। इसका मतलब 4 के बाद क्या आएगा, ये प्रोडक्ट टेबल की तीसरी लाइन है, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। मतलब ये तीसरा ग्रुप है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। ये वैसे ही आपको टोटका बताता हूँ याद करने का। मतलब 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना है 6। अच्छा इसका मतलब ये हुआ। अच्छा जो 8वीं लाइन है वो कौन सी है, सबसे एंड पे सबसे टॉप से शुरू होती है क्या, हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी। हिना ने अरमान की कुर्सी रौंदी, कुर्सी रौंदना, रौंदना मीन बदोलना, ये वैसे ही टोटका है। हाँ एटॉमिक नंबर 1, 1 के बाद ये हीलियम का क्या आएगा 2। अच्छा इसका मतलब जब एटॉमिक नंबर 2 और 4 आपस में मिलेंगे, न्यूक्लियाई आपस में रीअरेंज होंगे। अच्छा जब रीअरेंज होंगे 4 और 2 6 नंबर का एटॉमिक नंबर बन जाएगा। मतलब वो फिर बेरिलियम बेरिलियम नहीं रहेगा, मतलब वो बेरिलियम क्या बन जाएगा, वो एक एटॉमिक नंबर 6 वाली शय कौन कहलाती है भला, उसका नाम तो कार्बन होता है। कार्बन का मैस तो बिलाल साहब 13 होता है, 13 मतलब 12, 12 भी 13 भी 14 भी आइसोटॉप्स हैं, लेकिन यहाँ पे 12 वाला बनेगा स्टेबल वाला 12। अच्छा 9 और 4 तो 13 होता है, 9 और 4 13 है, इसका मैच तो 12 है, तो 13 वाला मैच किधर चला गया, एक मैच किधर चला गया। अच्छा मैच 1 रखने वाला कोई ऐसा पार्टिकल निकला है जिसका मैच 1 है। वैसे 4 और 2 6 तो बैलेंस हो गया, इसका मतलब इसके ऊपर इसके अंदर कोई प्रोटॉन नहीं, मतलब इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसके अंदर चार्ज नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर मैस 1 है। ये कौन है, ये न्यूट्रॉन है। अब देखें 9 और 4 13 और 4 और 2 6 बैलेंस हो गया, मतलब इन दोनों के न्यूक्लियस आपस में मिलके रीअरेंज हो गए हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, एमडी कैट के लिए, ई कैट के लिए, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन का किरदार नहीं होता, ये न्यूक्लियस के अंदर जाके काम रीअरेंज होता है। आगे जाके जब मैं प्रॉपर्टीज समझाऊंगा तब मैं बीटा पार्टिकल की जो एमिशन है उसके अंदर भी ये तफसील से बात डिस्कस करता हूं। अभी सिर्फ एक बात बताता चलो, ये एमडी करके केमिस्ट्री क्यों बता रहा हूं। न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे जरूरी जो चीज का ख्याल रखना होता है वो मैसेज और उनकी एनर्जी में चेंज नहीं आना चाहिए। मैस और एनर्जी दोनों के कानून अप्लाई करने आने चाहिए आपको। मैस और एनर्जी में चेंज आ गया तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन फ्लॉप हो गया। न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए सबसे जरूरी बात है कि मैस और एनर्जी कभी चेंज नहीं होते, वो हमेशा अपने कांस्टेंट रेशो के साथ रहते हैं। ये हमने क्या पढ़ी, डिस्कवरी पढ़ी। डिस्कवरी क्या पढ़ी कि अल्फा पार्टिकल्स that were emitted from a source of radioactive source that is known as polonium. These alpha particles were bombarded upon the beryllium and some few neutral particles were emitted. These particles were named as neutrons because these were not having the charge, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था। ये हमने क्या पढ़ा, एक डिस्कवरी पढ़ी। जो मैंने स्टेटमेंट्स बोली हैं आप हूबहू ऐसे लिख सकते हैं पेपर के अंदर। आइए देखते हैं इनकी चंद एक प्रॉपर्टीज कौन सी हैं न्यूट्रॉन की। आइए प्रॉपर्टीज देखते हैं, चंद एक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, इनकी क्या खूबियां हैं। इनकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एमडी कैट, एंटी टेस्ट, ई कैट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए
प्रॉपर्टीज के अंदर चले मैं आप 2-3-4 चीजें आज आपको ऐसी तोहफे में दे जाऊंगा, गिफ्ट में दे जाऊंगा, आप क्या याद रखेंगे। मैं अभी बल्कि सबसे पहले एक चीज तोहफे में आपको गिफ्ट दे देता हूँ, प्रॉपर्टी जो आपकी बुक से हट के दे रहा हूँ आपको। जिन स्पीशीज के अंदर जैसे आपने पढ़ा ना आइसोटॉप्स होते हैं, ऐसे ही आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स कौन सी स्पीशीज हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर सेम न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स की तादाद सेम होती है। जैसा कि आपको पता है कार्बन का मास 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। अगर मैं कहूं कि ये कार्बन है, एटॉमिक नंबर इसका 6 है, लेकिन मास 14 है, तो पहली बात तो आपको पता ना चाहिए कि इसका न्यूक्लियस क्या है। इसके न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है प्रोटॉन कितने हैं? 6, एटॉमिक नंबर 6 है। एटॉमिक नंबर जितना होता है, एटॉमिक नंबर एटम का नंबर, एटम का नाम, एटम की शनाख्त, किसी भी बंदे की शनाख्त उसका पॉजिटिव करैक्टर होना चाहिए। P स्टैंड फॉर प्रोटॉन, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव करैक्टर। ऐसी टोटका बताता हूं, इसके अंदर 6 प्रोटॉन है। अच्छा, टोटल मास तो बिलाल साहब इसका 14 आ रहा है। जबरदस्त, अगर 14 है तो इसका मतलब इसके अंदर मास तो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो इसका मतलब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसके अंदर न्यूट्रॉन 8 होंगे। ये कार्बन का मैंने आइसोटॉप लिया है। अच्छा, अगर यही बात है तो आपको पता है नाइट्रोजन का मास 14 आपने पढ़ा, लेकिन नाइट्रोजन का मास 15 भी तो होता है उसके आइसोटॉप का। एटॉमिक नंबर तो 7 ही है। अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? अच्छा, मास तो टोटल आपने 15 बता दिया। अब इसके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद तो बिलाल साहब 7 है। हाँ, एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब प्रोटॉन 7 है। अब इसका मास टोटल 15 है, तो बाकी तो 7 प्रोटॉन है, तो फिर 8 कौन होंगे? इसका मतलब इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स होंगे। हाँ, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? ये दोनों एलिमेंट, ये दोनों एटम एक दूसरे के आइसोटोन्स कहलाएंगे। ये एटम स्पेशल, यही आइसोटॉप, कार्बन मतलब 12 नहीं, कार्बन 13 नहीं, हाँ नाइट्रोजन 14 नहीं, हाँ नाइट्रोजन 15 एंड कार्बन 14, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? या फ्लोरीन के ऊपर 17 मास भी हो सकता है उसके आइसोटॉप का। फ्लोरीन का 17 आइसोटॉप अगर लेंगे आप, तो वो भी इसका आइसोटोन ही है। मतलब आप, मैं यहां लिख सकता हूं फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, मास 17, इसके अंदर भी न्यूट्रॉन्स कितने? 8 8 8। ये तीनों एक दूसरे के क्या है? आइसोटोन्स हैं। ये हमने ऐसे ही एक आपके बारे में, मतलब एंटीटेस के बारे में एक नॉलेज पढ़ा है। न्यूट्रॉन्स का मास देखते हैं, कुछ चंद एक प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इसका मास देख लेते हैं। इनका मास आपको पता है, न्यूट्रॉन का मास आपने याद करना है 1.0087। प्रोटॉन का होता था 1.0075, अब इसका कितना है? 87। मतलब ये वो करीबन 1836 टाइम्स ज्यादा था, ये करीबन 1843 टाइम्स ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। मतलब ये इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा वजनी है, और ये हल्का सा प्रोटॉन की निस्बत भी ज्यादा है इसका मास। मतलब इसका मास आप यूं कह लें, अगर आपने एएमयू में याद नहीं करना, तो 1.6750, ये इसका मास इंटू 10 की पावर -27 kg, ये इसका मास हमने याद करना है। हाँ, इसके अलावा चंद एक प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, याद रहे, हम पढ़ते हैं कि दे कैन नॉट आयोनाइज गैस, ये गैस को कैन नॉट आयोनाइज गैस, उसकी वजह न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। हाँ, इसकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी, दे कैन पेनिट्रेट, मतलब इनकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है। क्या मतलब है इस बात का? पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेट का मतलब होता है धंसना, अंदर पेनिट्रेट कर जाना, धंस जाना, अंदर चले जाना। मसलन न्यूट्रॉन, आप पेपर लें, अंदर से गुजर जाएंगे,
आप एल्यूमिनियम लें, अंदर से गुजर जाएंगे, मतलब हाँ आप कंक्रीट ले लें, वाटर ले लें, नहीं गुजर सकते, आप पार नहीं जा सकते, मतलब इसके ये उसको रोक लेगा, पानी रोक लेगा, ब्लॉक कंक्रीट का ब्लॉक उसे रोक लेगा। अब ये जिंदगी में याद रखें, जिस चीज की, ये बहुत बड़ा एक नॉलेज, मतलब एक ऐसी चीज बता रहा हूं आपको कि जिस चीज की आयोनाइजिंग पावर, मतलब दीवार के अंदर मैं ऐसे न्यूट्रॉन भेज रहा हूं, अगर ये न्यूट्रॉन वहां पे एक एटम को पकड़ेगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालेगा, मतलब उसको आयोनाइज करेगा, अगर ये वहां ऐसा काम शुरू कर देगा, अपनी एनर्जी तो जाया कर देगा, तो ये पार तो नहीं जा पाएगा। हाँ, जिस चीज की आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होती है वो कभी पार नहीं जा पाती, पेनिट्रेट नहीं कर पाती। इसकी पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा है, इस मतलब ये दिस कैन नॉट आयोनाइज अ गैस, ये गैस को आयोनाइज नहीं कर सकती, ये लिहाजा हाँ पार तक जा सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। इसकी एक और खूबी भी आप याद रखें कि अगर वाटर ले लें, आप वाटर ले लें या यूं रखें कि सेलुलोज ले लें, ऐसे वैसे मतलब आप कोई एक ब्लॉक लेके इसके अंदर वाटर रख लें, इसके अंदर ट्यूब्स के अंदर यूरेनियम रेडियो एक्टिव रख लें, कुछ मतलब ऐसी स्पीशीज रख लें जिसके अंदर से न्यूट्रॉन्स निकलें, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, न्यूक्लियस टूटेगा, न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, ये वाटर है, यहाँ पे अगर फर्ज करें यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर है, तो ये ट्यूब्स हैं, इसके अंदर आपने एक ऐसा सोर्स रखा हुआ है जिसके अंदर से न्यूट्रॉन्स निकालेंगे आप, ये न्यूट्रॉन्स क्या करेंगे, ये वाटर के अंदर टकराएंगे, पैराफिन के अंदर, सेलुलोज के अंदर, ये उसके अंदर टकरा के उसका न्यूक्लियस तोड़ देंगे। जब उसका न्यूक्लियस तोड़ेंगे, अंदर से क्या निकलेगा, प्रोटॉन निकलेगा। मतलब ये क्या कर सकते हैं, ये पैराफिन से, वाटर से, ये उनका न्यूक्लियस को तोड़ के अंदर से ये न्यूक्लियर रिएक्शन करवा सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अंदर से प्रोटॉन निकाल सकते हैं, मतलब न्यूक्लियस को तोड़ सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात। इसीलिए तो ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज नहीं है। अभी अभी मैं पढ़ाता हूं, एक चलिए हम एक पढ़ लेते हैं, इनकी एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन भी है। फर्ज करें मेरे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, मास कितना होता है, 14। हाँ, इसके अंदर न्यूट्रॉन टकराए एज ए प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल क्यों कहा, क्योंकि चार्ज नहीं है, जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसे एज ए प्रोजेक्टाइल उसको टकराना आसान है। क्यों, प्रोजेक्टाइल्स मतलब इसको एज ए प्रोजेक्टाइल यूज करना क्यों आसान है, इसलिए आसान है क्योंकि ये न्यूट्रल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इसके ऊपर कोई असर नहीं है। तो आखिर फायदा क्या होगा इसका, इसका फायदा ये होगा कि मोहतरम ये जाएंगे ऐसे डायरेक्ट जाके न्यूक्लियस के अंदर टकराएंगे, न्यूट्रल शय है, वहां पे जो प्रोटॉन मौजूद है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, उनके साथ इसकी कोई इंटरेक्शन कायम नहीं हो सकती। वो ये नहीं कहेंगे प्रोटॉन आए, कहेंगे अच्छा आओ आओ मोहतरम आओ बैठो हमारे साथ, ओ नहीं भाईजान नहीं, तुम्हारे ऊपर चार्ज है, मैं तो न्यूट्रल हूं, मैं तो तुम्हें तोड़ के रहूंगा, मतलब ये उसके साथ कोई इंटरेक्शन कायम नहीं कर सकता। लिहाजा ये जाएगा, इसके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, जब इसके न्यूक्लियस को तोड़ेगा, इसके अंदर से अल्फा पार्टिकल्स निकल जाएंगे। अल्फा पार्टिकल्स थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था, हीलियम को कहते हैं, जिनका टॉनिक नंबर 2 होता है और मास 4 होता है। इनको मैं 2 पॉजिटिव भी कह सकता हूं, मतलब इसके अंदर ये सिर्फ अल्फा पार्टिकल्स को एक लिखने का तरीका है, दीज आर अल्फा पार्टिकल्स। हाँ, इसके साथ क्या निकलेगा फिर, अच्छा टॉनिक नंबर तो 7 है, तो ये 2 वाले तो अल्फा पार्टिकल्स निकल गया ना, 2 प्रोटॉन्स तो चले गए हैं ना, जब 2 प्रोटॉन्स चले गए हैं तो बाकी क्या बचा, 5 एटॉमिक नंबर। 5 एटॉमिक नंबर थोड़ी देर पहले मैं पीरियोडिक टेबल लिख के समझा के आया हूं, पीछे जाकर लेक्चर सुन सकते हैं। किसका था, बोरॉन का था। हाँ, इसका मतलब अब ये बैलेंस हो गया है, मतलब बोरॉन बनेगा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था भाई से नो फ्रेंडशिप, और मैंने कहा था इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 6, इसका 7, ये इसका 7 आपको याद हो गया और इसका 5 आपको याद हो गया। हाँ, मैथ्स 14 और एक 15 बनता है, तो बिलाल साहब ये तो 4 है, तो बाकी 11 कहां चला गया, इसका मतलब बोरॉन का मैथ्स 11 है। आपको मैथ्स भी याद हो गया,
मतलब इसका मास 1 था, इसका मास 14 था। तो आपको याद होना चाहिए कि जब अल्फा पार्टिकल निकलेगा मतलब क्या नहीं, क्या क्या हो क्या रहा है, गए हैं असल में न्यूक्लियस के साथ टकराए हैं, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं। और एक बात आप याद रहे, ये एज ए प्रोजेक्टाइल यूज किया मैंने, ये फास्ट न्यूट्रॉन यूज करना है। व्हाट डू यू मीन फास्ट? फास्ट का मतलब क्या हुआ, मैं एक और प्रॉपर्टी बताता चलो। अगर तो इनको मैं मूव करवाऊं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम एनर्जी के साथ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपने इसमें पढ़ा ये यूनिट एनर्जी का। हाँ, अगर इतने एनर्जी के साथ करवाऊंगा मूव, इसे कहूंगा स्लो। और अगर इसे मैं 1.2 मेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी के साथ, रफ्तार के साथ मूव करवाऊंगा, ट्रेवल करवाऊंगा, इनकी एनर्जी ज्यादा हो गई तो इन्हें क्या कहेंगे, फास्ट न्यूट्रॉन्स कहेंगे। हाँ, स्लो ज्यादा इफेक्टिव हैं, स्लो ज्यादा इफेक्टिव हैं। याद रहे, जितने फिशन रिएक्शंस करवाए जाते हैं, आपने इसमें पढ़ा है फ्यूजन रिएक्शन एंड फिशन रिएक्शंस, ये मतलब एक न्यूक्लियस को तोड़ना है। आप मतलब पानी रख लें, इस कमरे के अंदर पानी रख लें, आप यहाँ पे एक ब्लॉक रखें, उसके अंदर यूरेनियम रखें, यूरेनियम के अंदर से मतलब आप कोई ऐसा न्यूट्रॉन निकालें, मतलब आप यूं कर सकते हैं। बल्कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मोहतरम, ये एक शय रखी है, मैंने टारगेट रखा है, ये उसका न्यूक्लियस है, इधर से न्यूट्रॉन आए हैं उसके न्यूक्लियस में टकराए हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर टकरा के उसके अंदर से भी न्यूट्रॉन निकालेंगे। फर्ज करें उसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन निकले, वो आगे जाके मजीद एक उसमें से हम यूज कर लेंगे, फिर वो उसमें से निकलेगा, फिर उसमें से ये निकलेगा, ऐसे न्यूट्रॉन निकलता जाएगा, उससे आगे यूज करें, उससे आगे यूज करें, उससे आगे यूज करें। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि एक लंबी चेन से रिएक्शन करवा सकते हैं, इतनी ज्यादा एनर्जी, जबरदस्त। इसका मतलब एक क्रॉस सेक्शन, मतलब ज्यादा लंबा सिस्टम चलाने के लिए हमें ज्यादा हाई एनर्जी का न्यूट्रॉन टकराएंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं जा पाएगा। जब हमें थोड़ी एनर्जी का स्लो, मतलब कम एनर्जी के साथ टकराएंगे, न्यूक्लियस के पास जाएगा, सुकून से तोड़ेगा, उसमें से सुकून से एक निकलेगा, कम एनर्जी का निकलेगा, वो कम एनर्जी के साथ ही बाहर निकलेगा। जब बाहर निकलेगा वो न्यूट्रॉन, वो अगला रिएक्शन करवा सकता है, फिर वो अगला करवा सकता है, फिर वो अगला करवा सकता है। इस तरह जो ज्यादा एनर्जी का अगर इस्तेमाल कर लूंगा तो फिर तो वो कंट्रोल ही नहीं होगा, फिर वो फिशन रिएक्शन ही नहीं करवा पाएंगे, हम लॉन्ग सीरीज नहीं लेके चल पाएंगे। लिहाजा यहां पे फास्ट यूज करना है। लेकिन हमने क्या पढ़ा अभी अभी कि 2 तरह के न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, कम एनर्जी वाले, ज्यादा एनर्जी वाले। मतलब उनकी जब ट्रैवलिंग करवाई जाती है, अगर कम एनर्जी के साथ ट्रैवल करवाएंगे उन्हें स्लो न्यूट्रॉन्स कहेंगे, ज्यादा के साथ तो फिर उन्हें फास्ट कहेंगे। इफेक्टिव कौन से हैं, एमसीक्यू में आप याद रखेंगे, स्लो ज्यादा इफेक्टिव हैं। जितने भी फिशन रिएक्शंस करवाए जाते हैं उनके अंदर स्लो न्यूट्रॉन यूज किए जाते हैं। एक प्रॉपर्टी ये है हमने पढ़ी कि इनसे अल्फा पार्टिकल हासिल किए जा सकते हैं इनकी मदद से। अभी हम एक प्रॉपर्टी और पढ़ लेते हैं। अब बीटा पार्टिकल भी खारिज किए जा सकते हैं, गैमा भी किए खारिज किए जा सकते हैं। उससे पहले कि मैं बीटा पार्टिकल्स की बात कहूं, या हम न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात पढ़ रहे हैं बार बार। अब होता क्या है, ये न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर जब अनस्टेबिलिटी पैदा होती है रेडियो एक्टिव स्पीशीज के अंदर, जिनका आपने पढ़ा है, मैं एक बड़ी बात बताता चल रहा हूं, चले गिफ्ट के तौर पर देके जा रहा हूं, वैसे याद आ गई थी। न्यूट्रॉन ओवर प्रोटॉन रेशो नियर अबाउट अगर तो हो 1, वो न्यूक्लियस हमेशा स्टेबल होगा। अगर वो स्टेबल, ये रेशो ज्यादा चेंज हो जाए, 1 से दूर चली जाए, आंसर 2 के करीब आ जाए, 1.9 आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज स्टेबल नहीं रहेगी। न्यूट्रॉन गिनती कर लें, आइसोटॉप ले लें, कोई आइसोटॉप लेके उसके न्यूट्रॉन उसके देखें कितने, ओवर प्रोटॉन रखें कितने हैं। मसलन आप बात करते हैं सोडियम, सोडियम के आइसोटॉप्स पाए जाते हैं। आप सोडियम का आपने मैथ पढ़ा 23। हाँ, अगर 25 होगा तो फिर ना 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 बिलाल से वो तो स्टेबल नहीं है।
आपने उसकी रेशियो ऐसी बना दी, इसका मतलब जिसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद अगर 13/11 करूंगा वो तो 1 से दूर चली जाएगी। हाँ अच्छा, वो अनस्टेबल है, मतलब उसका न्यूक्लियस टूट जाएगा। उसका न्यूक्लियस टूट जाएगा, उसके न्यूक्लियस के अंदर क्या हो सकता है? बड़ी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। ये वैसे ही आपके नॉलेज के लिए बताया कि न्यूक्लियर रिएक्शंस होते कैसे हैं, शुआएं खारिज होती क्यों हैं, अनस्टेबिलिटी की वजह से। अभी हम क्या पढ़ने लगे, आज हमारा टॉपिक क्या है? हम ये पढ़ने लगे हैं कि मोहतरम, ये टूट के एक न्यूट्रॉन टूट जाता है। डीके ऑफ न्यूट्रॉन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रॉन टूट के क्या पैदा करता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है क्या? जी हाँ, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे उतना चार्ज प्रोटॉन पे है, इसीलिए न्यूट्रॉन न्यूट्रल है कि जितना चार्ज इस पे उतना चार्ज उस पे। हाँ, ये चार्ज, जितने चार्ज का प्रोटॉन होता है उससे एक पार्टिकल निकलेगा, जितने चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है उतना एक नेगेटिव पार्टिकल निकलेगा, एक बिल्कुल न्यूट्रल पार्टिकल भी निकलेगा, दैट इज न्यूट्रिनो। ना चार्ज ना मैस, जस्ट लाइक एज फोटोन। मैं उसकी बहस में नहीं जाना चाहता, मोमेंटम वाली बहस में नहीं जाना चाहता, फिजिक्स वाले आपको लेके जा सकते हैं। बहरहाल न्यूट्रिनो, नो चार्ज नो मैस, बिल्कुल इंतहाई नेग्लिजिबल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। उसके साथ दो मेन पार्टिकल निकले, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हैविंग द सेम चार्ज, दैट इज व्हाई द न्यूट्रॉन इज द न्यूट्रल। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? डीके ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डीके कैसे होता है, टूटता कैसे है, खत्म कैसे होता है, अपनी मंजिल पे कैसे जाता है, ये इसका डीके पढ़ना बहुत जरूरी क्यों हो गया था अभी ये प्रॉपर्टी पहले मैंने क्यों पढ़ा दी? क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे अल्फा पार्टिकल न्यूट्रॉन की मदद से निकाले जा सकते हैं, नाइट्रोजन के साथ टकरा के हमने निकाले। हाँ, बीटा पार्टिकल्स भी निकाले जा सकते हैं, हाँ गैमा रेडिकल्स पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं, गैमा रेडिएशंस भी निकाल सकते हैं। अब वो तीनों, मैं अपनी बात पे वापस जा रहा हूं। अभी हम आइए बीटा पार्टिकल्स की एमिशन करते हैं और गैमा रेडिएशंस की एमिशन करते हैं। अगर आपके पास कॉपर 65, मतलब एटॉमिक नंबर 29, मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, प्लीज काफी दिन पहले बता चुका हूँ कि आपने कैसे याद करना है। प्योरिटी टेबल की लाइन में याद करवा के आया हूँ, आप मेरा जाके लेक्चर सुन सकते हैं। सस्ती वी करो मन फिर कोनी भरदा कजंदा, ये प्योरिटी टेबल बी है, दरमियान में है। ये आपको याद हो, मैं हल्का सा फिर एक इसका तारुफ करवा देता हूँ, लेकिन वैसे तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। आपको याद है कि मैंने पीरियोडिक टेबल जब याद कराया था, प्लीज वो जाके लेक्चर एक दफा सुन लें, जरूर सुने, ताकि पीरियोडिक टेबल तो कम से कम सारा आता हो। ये सस्ती वी, मतलब ये सस्ती सब्जी, सस्ती वी करो मन दिल फिर कोनी भरदा, किसका जी? कजन का। ये नीचे नहीं है, ये उधर है, मेरे पास तो जगह नहीं है ना, इसलिए। हाँ, एटॉमिक नंबर इसका कितना है? 21 22 23 24। ओ, आपको क्रोमियम का एटॉमिक नंबर भी याद हो गया। 25 26 27 28 29। हाँ, इसका मतलब कॉपर का 29 होता है, जिंक का 30 होता है। ये एटॉमिक नंबर याद करने के लिए पीरियोडिक टेबल का याद होना जरूरी है। चलिए आइए देखते हैं। हम देखते हैं जी कि अगर कॉपर 65 है, मैं यहां लिख देता हूं, कॉपर 2965 के अंदर न्यूट्रॉन टकराया जाए तो क्या होगा? मैस 1 इंक्रीज हो जाएगा। कैसे? इसके अंदर से ऐसे कैसे रिएक्शन हो गया है? हाँ, इसके अंदर से कुछ रेडिएशंस निकली हैं बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी के साथ। ये एच प्लांक्स का कांस्टेंट है, आपने पढ़ा है। ये किसके लिए लिखते हैं? एच म्यू किसके लिए लिखते हैं? एच म्यू लिखते हैं गैमा रेडिएशंस के लिए। आप आगे जाके प्लांक्स क्वांटम थ्योरी भी पढ़ेंगे
और आपने फिजिक्स में ये बात पढ़ी भी होगी, गैमा रेडिएशन खारिज हुई है, प्लस बना क्या 1 और 65, हाँ कॉपर 66, एटॉमिक नंबर 29 है, इधर कुछ भी जमा नहीं हुआ, 29 ही रहेगा। ये कॉपर 66 तो अनस्टेबल है बिलाल साहब, ये तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, अगर इसके मैं देखूं न्यूट्रॉन कितने हैं आपको पता है, इसके पास कितने थे जी, इसके पास न्यूट्रॉन 36 थे, आपको पता है 65 में से 29 को माइनस कर लीजिए, हाँ इधर कितने जी, इसके अंदर 37 हो गए। अच्छा ये तो अनस्टेबल हो गया, ये आइसोटोप रेडियो एक्टिव है, ये श्वाएं खारिज करेगा, ये फौरी टूट जाएगा। फौरी कैसे टूटेगा आइए देखते हैं। कॉपर 2966 जब फौरी टूटेगा, अनस्टेबल है, फौरी टूट के क्या करेगा, ये बहुत ही अलग बात है, इसीलिए इससे पहले मैंने डीके पढ़ाया है। क्यों पढ़ाया है, देखिए जब एक न्यूट्रॉन टूटता है तो क्या निकलता है, न्यूट्रिनो छोड़ दें, क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, हाँ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस का हिस्सा बन सकता है। मैं एक ऐसी बात बता रहा हूं, जुमला ये सारी उम्र आपकी याद काम आएगा। प्रोटॉन न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड, न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, प्रोटॉन न्यूक्लियस का हिस्सा बन सकता है। अच्छा इसका मतलब 29, इसका अगर इसके अंदर एक न्यूट्रॉन तोड़ूंगा, न्यूट्रॉन कम हो जाएगा, प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, मतलब प्रोटॉन से ज्यादा हो गया तो एक ऐसी शय बनने लगी है जिसका एटॉमिक नंबर 30 होगा, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बढ़ गया, और प्रोटॉन क्या होता है एटॉमिक नंबर 29 से 30 हो गया, इसका मतलब कौन बन जाएगा, जिंक। अभी थोड़ी देर पहले बता के बता आपको याद करवा के आया हूं, 30 बन गया, हाँ मैथ्स में फर्क नहीं आएगा। मैथ्स में फर्क क्यों नहीं आया बिलाल साहब, भाई मैथ्स क्या होता है, न्यूट्रॉन जमा प्रोटॉन, तो जब न्यूट्रॉन टूटा प्रोटॉन बढ़ा, एक शय कम हुई एक शय ज्यादा हुई तो मैथ तो सेम रहेगा, लेकिन ज्यादा कौन हुआ, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन तो होता है एटॉमिक नंबर भी, एटॉमिक नंबर बढ़ गया है, जबरदस्त। तो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, अभी तो बता के आया हूं कि न्यूक्लियर रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता ना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन टूटा है ना, ओ तो इलेक्ट्रॉन खारिज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव चार्ज, ओ नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ है, इसका मतलब ये कि मैं कह सकता हूं एक्चुअली ये बीटा पार्टिकल खारिज हुआ, हाँ ये नेगेटिव पार्टिकल खारिज हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले नाइट्रोजन के अंदर टकराया, क्या निकला, अल्फा पार्टिकल्स, कॉपर 65 के अंदर टकराया, क्या निकला, गैमा रेडिएशंस, इसमें कॉपर 66 जो बना था वो टूट गया, अनस्टेबिलिटी की वजह से, रेडियो एक्टिव होने की वजह से, उसके अंदर से कौन निकला, बीटा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल्स भी न्यूट्रॉन की मदद से हासिल कर लिए, बीटा पार्टिकल्स भी, गैमा पार्टिकल्स भी, ये बात आपने खास तौर पे एंटीटेस वगैरह के लिए याद रखनी है, और ये बात आपने याद रखनी है कि ये कैसे इंक्रीज हो गया। इसके अलावा भी 2-3 प्रॉपर्टीज बिल्कुल हल्की हल्की सी हैं आपकी किताब के ऊपर, उनको भी आपने देखना है कि इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, इनका मैथ्स आपको पता है कि करीब अबाउट टू करीब प्रोटॉन के करीब ही होता है, प्रोटॉन के साथ ही होता है, मतलब बराबर बराबर होता है। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, प्रोटॉन एग्जैक्ट वैल्यू बता दूं, एंटीटेस के लिए एग्जैक्ट वैल्यू, वैसे बहस होती है इसके ऊपर, काफी ज्यादा बहस होती है, मैं बहस में नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी प्रोटॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स उसका मैस ज्यादा होता है, न्यूट्रॉन का 1840 टाइम्स ज्यादा होता है। ये मैस इंशाल्लाह फिर किसी दिन लेक्चर के अंदर बकायदा निकाल के दिखाऊंगा कि ये 1840 कैसे आया है। मैं बहस का क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बास किताबों के ऊपर बास कैलकुलेशंस के मुताबिक 1843 बनता है, कोई हर्ज नहीं है।
टेक्स्ट बुक के अंदर भी अक्सर जगह पे 1843 ही लिखा होता है, आप याद कर सकते हैं। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू आप मैंने बताई, करीबन इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रॉन कितना वजनी है, 1840 टाइम्स। हाँ, वैसे प्रोटॉन कितना वजनी है इलेक्ट्रॉन से, 1836 टाइम्स। ये चंद एक न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज थी। इसके साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।